नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का 150 प्रश्नों का MCQ को देखेंगे, जो आपके लिए है ना CG टेट और शिक्षक भर्ती के लिए बेहद इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, है ना। आपको इस वीडियो से बहुत अच्छा प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न होने वाला है, देखेंगे सीखने के सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं, है ना। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन देखेंगे। पहला है फ्रेंसी प्रेसी, दूसरा है रॉबिन्स, तीसरा है फ्रेंडसन और चौथा है हॉरॉक्स। ठीक है, तो इस प्रश्न का हम देखेंगे सही उत्तर जो होगा हमारा सी नंबर हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला देखेंगे सीखने की उपयुक्त जो प्रक्रिया है ना ये कैसी होनी चाहिए। तो ऑप्शन में देखेंगे सरल से कठिन की ओर, कठिन से सरल की ओर, सरल या फिर कठिन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा सीखने का उपयुक्त प्रक्रिया क्या होना चाहिए। तो हमें बच्चों को पहले सरल चीज़ें बतानी चाहिए, इसके बाद कठिन चीज़ें। ठीक है, आगे हम देखेंगे। तो कोहलर ने अपना अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए प्रयोग किया था। तो किसका प्रयोग किया था देखेंगे। अल्बर्ट नामक बंदर का, अल्बर्ट नामक चिंपांजी पर, सुल्तान नामक बंदर पर या सुल्ताना नामक चिंपांजी पर। तो इस प्रश्न का जो होगा सही आंसर देखेंगे। तो इसमें हमें डी जो ऑप्शन है सुल्ताना नामक क्या है चिंपांजी पर इन्होंने अपना अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन के लिए जो है प्रयोग किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है। यह कथन जो है किनका है? तो देखेंगे वुडवर्थ का, रॉश का, क्रो एंड क्रो का या फिर रॉश का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? वुडवर्थ का यह कथन है। जो बात पहले से सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही क्या है हमारा? स्मृति कहलाता है। कहने वाले कौन थे? तो वुडवर्थ का कहना था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो वुडवर्थ का है, स्किनर का है, क्रो एंड क्रो का है और कॉर्नबेक का है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? वुडवर्थ का कहना है कि सीखना विकास की क्या है? प्रक्रिया है। आगे देखेंगे बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो सूत्र होता है ये क्या है? तो इसमें देखिएगा IQ बराबर मानसिक आयु बट्टे शैक्षणिक आयु गुणते 100, है ना। तो IQ बराबर वास्तविक आयु मानसिक आयु गुणते 100। तीसरा में देख क्या दिया हुआ है? IQ मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणते 100। और चौथा है IQ शैक्षिक आयु और मानसिक आयु गुणते 100। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है होगा हमारा सी नंबर होगा, है ना। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणते 100। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन देखिएगा वुडवर्थ का है, टर्मन का है, वुडारो का है या रॉश का है। तो इस कथन का जो है कहने वाला कौन थे? तो वुडवर्थ जी का कहना है। राइट आंसर जो होगा इसका वुडवर्थ का है ना। अगला देखेंगे मूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है। तो इंजीनियर, मैकेनिक, कारीगर और दार्शनिक। तो अच्छा उदाहरण नहीं बोला गया है, तो हमारा डी नंबर होगा दार्शनिक का होगा। अगला प्रश्न देखेंगे बुद्धि के क्रमिक विकास सिद्धांत के जनक कौन है? तो थॉमसन है, थंडाइक है, बर्ट एंड वर्नर है या स्पीयरमैन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बर्ट एवं वर्नर इसका जो है सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे मूर्त अमूर्त बुद्धि का उदाहरण जो है अच्छा उदाहरण नहीं है। तो चित्रकार, साहित्यकार, कवि, व्यवसायी, है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? व्यवसायी जो है अच्छा उदाहरण इसका अमूर्त चीज का नहीं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे बुद्धि का प्रकार नहीं है। तो बुद्धि का प्रकार नहीं है मानसिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। तो बुद्धि का प्रकार नहीं है, क्या है इसका सही उत्तर? क्या हो जाएगा हमारा? मानसिक बुद्धि जो है बुद्धि का प्रकार नहीं है। हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न। गैरिट के अनुसार बुद्धि होती है मूर्त, अमूर्त, सामाजिक या फिर ये सभी। तो
गैरिट के अनुसार ये जो है इसका सही उत्तर क्या होगा, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, ये सभी प्रकार की बुद्धि होंगी, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, व्यक्तित्व विभिन्नता के क्षेत्र हैं तो लिंग भेद, शारीरिक संरचना, मानसिक योग्यताएं और उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा, उपयुक्त में से सभी, ठीक है। अगला है सीखने के प्रभावी जो है विधि है कौन कौन से, देखिएगा, स्वयं करके, निरीक्षक द्वारा, परीक्षण द्वारा, उपयुक्त में से सभी। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, उपयुक्त में से सभी, ठीक है ना। आगे हम देखेंगे तो किसके अनुसार चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, रोश के अनुसार, वैलेंटाइन के अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा रोश के अनुसार। आगे देखेंगे अधिगम का पठार क्या है, तो अधिगम की समाप्ति, अधिगम की अवरुद्ध वर्धन, अधिगम में दोष, अधिगम में अवरोध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा, बी नंबर होगा, अधिगम में अवरोध वर्धन, ठीक है। 17 प्रश्न देखेंगे, एक अभ्यास अधिगम दिया गया है गथरी द्वारा, टॉलमैन द्वारा, कोहलर द्वारा, वाटसन द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा, गथरी द्वारा। 18वां प्रश्न है सीखी गई अनुक्रिया की अभिव्यक्ति जब व्यवहार के रूप में होती है तो उसे कहा जाता है अभ्यासन, अनुकूलन, निष्पादन या मूल प्रवृत्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा, निष्पादन। अगला देखिएगा सीखने की सामग्री क्रम कम होने पर कौन सी अधिगम प्रणाली में उपयोगी है, तो समग्र विधि, खंड विधि, व्यवधान विधि या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा, खंड विधि जो है ज़्यादा उपयोगी होगा। अगला देखते हैं तो अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो पहला है व्यवहार में परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं, स्पष्ट कुछ नहीं या फिर सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, व्यवहार में परिवर्तन। अगला है व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जन्मदाता जो है कौन माना जाता है, फ्रायड, एडलर, हरलॉक या यूंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा हरलॉक को माना गया है ना, याद रखना इसको। अगला प्रश्न है मनोविश्लेषणवादियों में निम्न में से किसका नाम जो है बहुत प्रसिद्ध है, एडलर का, फ्रायड का या स्टर्न की या फ्रॉम का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा, फ्रायड का। अगला प्रश्न देखेंगे चिंतन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो प्रत्यात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन या उपयुक्त में से सभी। तो इनमें से क्या होगा, उपयुक्त में से सभी जो है हमारा चिंतन के प्रकार होते हैं, है ना। अगला प्रश्न है किसने चिंतन प्रक्रिया में 5 तार्किक स्थितियों का वर्णन किया है और तर्क को तार्किक चिंतन कहा है, रोश ने, डीवी है ना, वुडवर्थ ने, स्किनर ने, तो डीबी वाटसन ने, ठीक है। अगला देखेंगे प्रत्यय वे विचार जो वस्तुओं, घटनाओं, गुणों आदि का उल्लेख करते हैं, यह कथन किसका है, तो रोश का है, वुडवर्थ का है, लेविन का है या प्याजे का है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा, रोश का है। किसका कथन है ये, रोश का कथन है। अगला प्रश्न है बालकों में समस्या समाधान की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए, तो प्रयास एवं त्रुटि की विधि, सूझ विधि या वैज्ञानिक विधि या उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है समस्या समाधान किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक प्रतीत होती कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, तो स्टैनले, ग्रे, स्किनर, कैटल या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा, स्किनर का कथन है। अगला देखिएगा किसके अनुसार समस्या समाधान वह ढांचा है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होती है, स्टैनले, कैटल, स्किनर या फिर प्याजे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, स्टैनले
ग्रे का। अगला प्रश्न देखेंगे, बालकों की चिंतन शक्ति को विकसित करने के लिए कौन से उपाय किए जाने चाहिए। पहला देखिए कि भाषा विकास पर ध्यान देना, दूसरा है रटने की आदत को दूर करना, तीसरा है प्रेरणा प्रदान करना, या उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, हमें उपयुक्त में से सभी जो हमारा राइट उत्तर होगा। अगला देखेंगे, चिंतन का महत्वपूर्ण साधन है, भाषा है, अभिव्यक्ति है, स्मृति है, या इनमें से कोई नहीं। तो चिंतन का महत्वपूर्ण साधन क्या है तो भाषा होता है ना। अगला प्रश्न, किसके अनुसार मनोवैज्ञानिक विवेचन में चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें विशेष रूप से श्रृंखलाबद्ध किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर प्रवाहित होती है। तो इसका पहला ऑप्शन देखेंगे, रॉस का कथन है, या वेलेंटाइन का, बुद्धवर्थ का, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, वेलेंटाइन जी का। अगला प्रश्न देखेंगे, किसके अनुसार चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। रॉस का है, वेलेंटाइन का है, बुडवर्थ का है, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, रॉस का कथन है। हिलगार्ड ने अपनी किसी पुस्तक में सीखने के 10 से ज़्यादा सिद्धांतों का वर्णन किया है। थ्योरीज ऑफ लर्निंग का, त्रुटि एवं अधिगम का, अधिगम विज्ञान का, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही क्या उत्तर होगा, थ्योरी ऑफ लर्निंग का। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, 50 वर्षों से कहाँ के वैज्ञानिक पशुओं पर परीक्षण सीखने के नियम की खोज में लगे थे। अमेरिका के, चीन के, रूस के, या भारत के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, अमेरिका के। अगला है, सीखना एक खालिस्तान क्रिया है, तो प्रेरणा है, लक्ष्य है, प्रयोजना है, या इनमें से कोई नहीं। तो सीखना एक क्या है, लक्ष्य है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सीखने के मुख्यतः कितने नियम थॉर्नडाइक ने बताए थे। 2 नियम, 3 नियम, 4 नियम, या 5 नियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, मुख्य 3 नियम है ना। अभ्यास के कितने नियम है। तो अभ्यास के नियम है, 2 नियम है, 3 नियम है, 4 नियम है, या 5 नियम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 2 नियम है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से उपयोग तथा अनुपयोग किसके नियम हैं। तो तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है, या प्रभाव का नियम है, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, हमें अभ्यास का नियम है। ठीक है। अगला देखिएगा, प्रभाव के नियम को किस नाम से जाना जाता है। संतोष का, उपयोग का, अनुपयोग का, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, ये सही उत्तर होगा हमारा संतोष का। अगला प्रश्न, प्रयास एवं त्रुटि में किसी कार्य को करने के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं जिसमें अधिकांश गलत होते हैं। यह किसका कथन है, वुडवर्थ का, रॉस का, या फ्रेडसन का, या थॉर्नडाइक का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, हमारा वुडवर्थ का। अगला देखिएगा, पुनर्बलन के प्रत्याहार से अनुक्रिया दर में कमी को क्या कहा जाता है। स्वतः पुनर्लाभ, विलोपन, समापन, या विलीनता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, विलोपन कहलाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन में खालिस्तान है ना। तो पहला देखिएगा, अनुबंधित उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक से पहले दिया जाना चाहिए। दूसरा है, स्वाभाविक उद्दीपक को अनुबंधित उद्दीपक से एक साथ दिया जाना चाहिए। तीसरा है, स्वाभाविक उद्दीपक तथा अनुबंधित उद्दीपक को एक साथ दिया जाना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा, ए नंबर होगा, है ना। अनुबंधित उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक में से जो है पहले देना चाहिए। ए नंबर हमारा सही उत्तर होगा। अगला देखिए, उस अधिगम मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह कथन दिया था, व्यवहार पर्यावरण में परिणाम पाने के लिए क्रियान्वित होता है। तो पावलोव का कथन है, या थॉर्नडाइक का है, या हल का है, या स्किनर का है। तो देने वाले कौन थे, तो स्किनर का था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, स्किनर जी होंगे। अगला देखिएगा, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अधिगम में आता है प्रयास एवं त्रुटि, अंतर्दृष्टि, नकल, अनुबंधित अनुक्रियाएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, अंतर्दृष्टि। ठीक है। अगला प्रश्न, एक अभ्यास अधिगम दिया गया है। तो गथरी द्वारा, टॉलमैन द्वारा, कोहलर द्वारा, वाटसन द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, गथरी द्वारा दिया गया है ना। टॉलमैन का लोकप्रिय सिद्धांत है, तो प्रत्याशा सिद्धांत, अवरोध का सिद्धांत, और बाधा का सिद्धांत, संबंध पारक सिद्धांत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, प्रत्याशा सिद्धांत, है ना, जो टॉलमैन का लोकप्रिय सिद्धांत दिया था। अगला देखिएगा, थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम निम्नलिखित में से किस प्रकार को प्रतिपादित करने का एक प्रयास था।
पक्षांतरण, शाब्दिक शाब्दिक अधिगम, स्थान अधिगम या पुनर्बलन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? पुनर्बलन से। वैसे निष्पादन जो अधिगम पर आधारित नहीं होते हैं उनका कारण होता है पुनर्बलन, पुनर्निवेश, विकास या परिपक्वता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? परिपक्वता से होता है। अगला है देखिएगा, ग्रीक भाषा में ह्यूरिस्टिक शब्द का क्या अर्थ होता है? नष्ट, विकास, उत्पन्न या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ह्यूरिस्टिक जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? उत्पन्न से होता है। आगे देखेंगे, आपके स्वयं के अधिगम की अभिप्रेरणा करने के लिए किस प्रकार का पुनर्बलन जो है सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो बाह्य भौतिक, बाह्य गौण और बाह्य सामाजिक या आंतरिक। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? आंतरिक। अगला देखिएगा, जो संबंध स्किनर का चूहों से है एवं थर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का किससे है? तो बंदरों से है, वनमानुषों से है, कुत्तों से है या मुर्गियों से है? तो किससे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा? तो वनमानुषों से इसका संबंध है। अगला है, क्लासिकल अनुबंधन में प्राणी किन दो के बीच एक नए साहचर्य को क्या है? सीखता है। दो उद्दीपक, दो अनुक्रिया, एक पुराना उद्दीपक एवं नई अनुक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा सी नंबर होगा, एक पुराना उद्दीपक और एक नई अनुक्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, खेल द्वारा शिक्षा को सर्वप्रथम महत्व देने का श्रेय जाता है? तो हेनरी कॉल्डवेल को जाता है या फ्रोवेल को, वार्समन को या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हेनरी कॉल्डवेल को जाता है। अगला प्रश्न है, टॉलमैन के अनुसार पुनर्बलन एक तरह का है, तो सीखने का चर है, निष्पादन का चर है, मध्यवर्ती चर है या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? निष्पादन का चर है। अगला प्रश्न देखिए, सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कोहलर द्वारा, टॉलमैन द्वारा, वुडवर्थ द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? टॉलमैन द्वारा दिया गया था। ठीक है, स्किनर द्वारा प्रतिपादित अनुबंधन को कहा जाता है टाइप एस अनुबंधन, टाइप आर अनुबंधन, टाइप ए अनुबंधन, टाइप बी अनुबंधन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? टाइप आर अनुबंधन कहा जाता है। ठीक है, सही उत्तर होगा हमारा टाइप आर अनुबंधन। अगला है, साइकिल चलाना सीखना एक तरह का क्या है? पेशीय सीखना है, संवेदी सीखना है, संवेदी पेशी सीखना है या शाब्दिक सीखना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा सी नंबर हो जाएगा, संवेदी पेशी सीखना है। ठीक है, सेंसरी मोटर लर्निंग। आगे की बात करें, अगला प्रश्न है, व्यवहार में सिर्फ उसी परिवर्तन को सीखना कहा जाता है जो अच्छा होता है, बुरा होता है, अच्छा तथा बुरा दोनों होता है, ना अच्छा होता है ना ही बुरा होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? सी नंबर होगा, अच्छा तथा बुरा दोनों होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़े में असत्य जोड़ा कौन सा है? स्किनर का चूहा, थर्नडाइक का बिल्ली, पावलोव का कुत्ता, कोहलर का बंदर। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? कोहलर का बंदर, ये जो है असत्य जोड़ा है ना। अगला है, प्रशिक्षण अंतराण में बाधक कौन सा अंतराण प्रकार है? तो सकारात्मक अंतरण, नकारात्मक अंतरण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा क्या? नकारात्मक अंतरण। ठीक है, अगला देखिएगा, प्रशिक्षण अंतरण में सहायक कौन सा अंतरण प्रकार है? तो सकारात्मक, नकारात्मक, सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सकारात्मक अंतरण जो है सहायक होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, एक अवस्था के अधिगम के दूसरी अवस्था के अधिगम को प्रभावित करने का नाम है? तो प्रशिक्षण अंतरण, संपोषण, अनुकरण, अनुबंधन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्रशिक्षण अंतरण। अगला है, प्रशिक्षण स्थानांतरण क्या है ना। तो पर्यावरण से सीखना है, नवीन कार्य से सीखना, एक परिस्थिति से प्राप्त प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति के सीखने में उपयोग होना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर ही होगा, एक परिस्थिति से प्राप्त प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति में क्या है? सीखने में उपयोगी होना। ठीक है, अगला है, ऐसे व्यवहार को कहेंगे जो ज्ञात एवं निश्चित उद्दीपकों द्वारा होता है? घटित व्यवहार, प्राकृतिक व्यवहार, है ना, और प्रत्यक्ष व्यवहार और अप्रत्यक्ष व्यवहार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? प्रतिकृत व्यवहार जो हमारा है ये सही होगा। ठीक है,
अगला है थंडाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए क्या पुरस्कार स्वरूप था? तो उलझन बॉक्स, इधर उधर कूदने की व्यवस्था, भोजन या इनमें से कोई नहीं। तो क्या चीज का व्यवस्था था? भोजन के रूप में मछली था। ठीक है। अंतर्दृष्टि कैसे होती है? आकस्मिक होती है, धीरे धीरे होती है, अनिश्चित होती है, इनमें से कोई नहीं। तो ये कैसा होता है? आकस्मिक होता है। ठीक है ना। अगला देखिएगा, कोहलर ने अपने प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था? तो चिंपांजी पर किया था, चूहे पर किया था, कुत्ते पर किया था, बिल्ली पर किया था। तो किस पर किया था? चिंपांजी पर किया था। अगला है सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है? तो संरचनावादियों की है, मनोविश्लेषणवादियों की है, व्यवहारवादियों का है, या गेस्टाल्टवादियों का है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? गेस्टाल्टवादियों का है। अगला है क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, तो वो यह थंडाई के किस नियम को इंगित करता है? अभ्यास का, प्रभाव का, तत्परता का, या उपयुक्त में से सभी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्रभाव का होगा। अगला है थंडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत में किस पर विशेष बल नहीं दिया जाता है? प्रेरणा पर, अभ्यास पर, समझ पर, और इनमें से कोई नहीं। तो किस में नहीं दिया जाता है? तो समझ पर नहीं दिया जाता है। अगला है थंडाइक का प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया गया था? बिल्ली पर, कुत्ते पर, चूहा पर, या कबूतर पर? तो किस पर किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था। और अधिगम का संतोष सिद्धांत किसने दिया था? तो क्लर्क एल हॉल का है, स्किनर का है, प्याजे का है, या वुडवर्थ का है? तो ए नंबर ही हमारा सही हो जाएगा, क्लर्क एल हॉल का है। अगला है अधिगम का चिन्ह संरूप सिद्धांत किसने दिया था? तो टॉलमैन ने दिया था, थंडाइक ने दिया था, स्किनर ने दिया था, या कोहलर ने दिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? टॉलमैन ने दिया था। अधिगम की सामग्री कम होने पर कौन सी अधिगम प्रणाली उपयोगी होती है? तो समग्र विधि, खंड विधि, है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? खंड विधि होगा। अगला है किस अधिगम प्रणाली में मानव मस्तिष्क का सबसे अधिक प्रयोग होता है? क्लासिकल अनुबंधन में, क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन में, अंतर्दृष्टि सिद्धांत में, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन में। ठीक है। अगला है अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था? तो थंडाइक ने दिया है, स्किनर ने दिया है, पॉलाव ने दिया है, या कोहलर ने दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? कोहलर ने दिया है। ठीक है। अगला देखिएगा, प्रयत्न एवं भूल विधि में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो लक्ष्य है, क्रिया है, अभिप्रेरणा है, अभ्यास है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अभिप्रेरणा है। अगला प्रश्न है प्रयत्न एवं भूल विधि किसने दिया था? तो थंडाइक ने, स्किनर ने, पॉलाव ने, कोहलर ने? तो किसने दिया था? थंडाइक ने दिया था। अगला है निम्नलिखित में से किस अधिगम का प्रयोग व्यवहार चिकित्सा में होता है? तो क्लासिकल अनुबंधन, क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन, अनुकरण, या सूच का सिद्धांत? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? बी नंबर होगा, क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन किसकी देन है? तो थंडाइक की है, स्किनर का है, पॉलाव का है, या कोहलर का? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? स्किनर का देन है। ठीक है। पॉलाव के क्लासिकल अनुबंधन संबंधित प्रयोग किस पर किए गए थे? तो कुत्ता पर, बिल्ली पर, चूहा पर, या चिंपांजी पर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कुत्ते पर प्रयोग किया था। क्लासिकल अनुबंधन किसने दिया था? तो थंडाइक ने दिया था, स्किनर ने दिया था, पॉलाव ने दिया था, या कोहलर ने दिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? पॉलाव ने दिया था। अगला है सीखने की सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से किसकी है? तो अनुकरण का है, प्रयत्न भूल का है, अंतर्दृष्टि से, अनुबंधन से? तो इस प्रश्न का सही उत्तर अंतर्दृष्टि से है। सीखने की सरलता विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अनुकरण की है, प्रयत्न और भूल है, अंतर्दृष्टि है, या अनुबंधन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? अनुकरण जो है हमारा सही उत्तर होगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी शारीरिक कारक सीखने का सबसे कम प्रभाव पड़ता है? तो थकान, रोग, आयु, और लिंग भेद? तो सबसे कम पड़ेगा किसमें? लिंग भेद में। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से शारीरिक कारक का सीखने पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है? थकान, रोग, लिंग भेद, परिपक्वता? तो अनुकूल प्रभाव पड़ता है किसका? परिपक्वता का। ठीक है। अगला है अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है? व्यवहार में परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं, स्पष्ट कुछ नहीं, या फिर सभी? तो ये इसका सही उत्तर क्या होगा? व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है। अगला देखिएगा, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम की यह परिभाषा किसकी है? गेट्स, स्किनर, प्याजे, और कैल्विन का? तो इस प्रश्न का सही उत्तर को होगा गेट्स का है। ठीक है ना। अगला देखेंगे, अधिगम प्रगतिशील रूप से व्यवहार को ग्रहण करने की क्रिया है।
अधिगम की यह परिभाषा किसने दी है? तो गेट्स ने दिया है, स्किनर ने दिया है, पियाजे ने दिया है और कॉल्विन का है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? स्किनर का है। अगला प्रश्न है, अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में संशोधन है। अधिगम की यह परिभाषा किसकी देन है? तो गेट्स की है, स्किनर की है, पियाजे की है या कॉल्विन का है? तो हमारा सही उत्तर कॉल्विन का हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिएगा, अधिगम वह कोई भी क्रिया है जो कि बाद की क्रिया पर अपेक्षाकृत स्थायी भाव डालती है। अधिगम की यह परिभाषा किसकी है? गेट्स की है, स्किनर की है, पियाजे की है, वुडवर्थ का है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वुडवर्थ का है। अगला देखेंगे, बुद्धि एक व्यक्ति की नवीन परिस्थिति से अनुकूल करने की सामर्थ्य है, यह किसका कथन है? तो वेल्स का है, स्टैन का है, टर्मन का है और साइमन का है। तो सही उत्तर क्या होगा? स्टर्न का है। अगला है, किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को नई परिस्थिति में अभियोजन करने की योग्यता माना है? तो वेल्स ने माना है, स्टर्न ने माना है या दोनों ने माना है या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही क्या उत्तर होगा? ए और बी दोनों ने माना है, ठीक है। अगला है, अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है? तो वेल्स ने दी है, स्टर्न ने दिया है, साइमन ने दिया है, टर्मन ने दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? टर्मन ने दिया है। बुद्धि एक शक्ति सिद्धांत किसने दिया है? तो हैजलिस्ट ने, थर्नडाइक ने, स्पेयरमैन ने, टर्मन ने। तो हैजलिस्ट ने बुद्धि का एक शक्ति का सिद्धांत माना है ना। थर्नडाइक की बुद्धि प्राकृतिक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत माना जाता है? एक शक्ति का सिद्धांत, विविध शक्ति का सिद्धांत, बहुशक्ति का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं? तो क्या माना है? इसका सही उत्तर बहुशक्ति का सिद्धांत माना है, ठीक है। अगला देखेंगे, द्वैत शक्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे स्पेयरमैन, बीने, थर्नडाइक या कैटल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? स्पेयरमैन ने माना था, ठीक है, प्रतिपादित किया था। कौन सा सिद्धांत बुद्धि के दो कारक को मानता है? तो एक शक्ति सिद्धांत, विविध शक्ति सिद्धांत, बहुशक्ति सिद्धांत और द्वैत शक्ति सिद्धांत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? द्वैत शक्ति सिद्धांत, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्पेयरमैन के अनुसार बुद्धि के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सी सब से में मिलती है? तो सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो सही प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर सामान्य बुद्धि हो जाएगा। अगला है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बुद्धि के किस प्रकार पर निर्भर है? तो सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हमारा सामान्य बुद्धि हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, व्यक्ति की विशेष योग्यता बुद्धि के किस प्रकार पर निर्भर करता है? तो सामान्य बुद्धि पर, विशेष बुद्धि पर, दोनों पर या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विशेष बुद्धि पर, ठीक है। और बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो आनुवंशिकता है, वातावरण है या दोनों है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोनों होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन परिवारों के अध्ययन से बुद्धि आनुवंशिक मानी गई है? तो कालीकॉक वंश, फ्यूक्स परिवार, एकवर्ड्स वंश या इनमें से सभी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इनमें से सभी, ठीक है। स्कूल के वातावरण में निम्नलिखित में से किसका बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? पाठ्यक्रम पर, पाठ्यक्रमोत्तर कार्यक्रम पर, अनुशासन पर, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो किस पर पड़ता है? सही उत्तर क्या होगा? पाठ्यक्रम पर, ठीक है। अगला है, परिवार के वातावरण में निम्नलिखित में से किसका जो है बौद्धिक विकास पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? माता पिता का चरित्र, माता पिता, बालकों का संबंध, माता पिता के परस्पर संबंध, परिवार का आर्थिक स्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? माता पिता और बालक का संबंध, ठीक है। अगला देखेंगे, बुद्धिमापन की दिशा में सर्वोत्तम प्रयास किसने किया है? तो गाल्टन ने किया है, कैटल ने किया है, बीने ने या स्पेयरमैन ने? तो सही उत्तर क्या होगा? बीने ने किया है। बुद्धि परीक्षण के लिए पहल परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बीने साइमन परीक्षण, बर्ट लंदन परीक्षण, टर्मन स्टैनफोर्ड परीक्षण या टर्मन मैरिल स्केल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बीने साइमन परीक्षण। अगला है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता है? तो व्यक्ति मौखिक या लिखित रूप से उत्तर दे सकता है। इसका
जो है प्रशासन व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों हो सकते हैं, उपयुक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त दोनों, ए और बी दोनों सही होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षा की परिसीमा है कि वह परीक्षा की भाषा जानने के लिए ही होता है, धन या फिर समय की दृष्टि से व्यवसाय है, परीक्षार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक तथ्यों से प्रभावित होता है, उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? उपयुक्त में से सभी। ठीक है, अगला है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित क्या है प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, तो रूपरेखा, चित्रों का, ज्यामितीय आकृतियों का, उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त में से सभी, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की परिसीमा है कि यह व्यवहारिक तत्वों से प्रभावित होता है, भाषीवाणी भविष्यवाणी करने में असमर्थ है, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही प्रश्न क्या होगा? उत्तर, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, मतलब ए बी दोनों इसका जो है सही होगा। अगला है देखिएगा, बुद्धि लब्धि आयु के आकलन हेतु किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? मानसिक आयु भागित अन्य बालकों की आयु गुणित 10, वास्तविक आयु भागित मानसिक आयु गुणित 100, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100, या उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा सी नंबर, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणित 100। ठीक है, अगला प्रश्न है, जड़ बुद्धि बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार होता है तो 50 से 70 के बीच में, 60 से अधिक, 60 से कम, 120 से 140 के बीच में। तो इसका क्या होगा? 60 से जो कम होता है वो जड़ बुद्धि बालकों का बुद्धि लब्धि के अंतर्गत आता है। ठीक है, 80 से 90 बुद्धि लब्धि प्रसार कैसे बालकों का होता है? बौद्धिक दौर्बल्य, प्रखर बुद्धि, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि। तो किसका? ये बुद्धि दौर्बल्य का अंतर्गत आता है। ठीक है, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि का प्रसार कितना होता है? 90 से 100 के बीच में, 110 से 120, 140 से ऊपर, या 80 से 90। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 140 से ऊपर। बुद्धि लब्धि की स्थिरता है ना का अर्थ क्या होता है? क्योंकि आयु के साथ साथ घटती जाती है, आयु के साथ बढ़ती जाती है ना, आयु मतलब आयु के साथ में परिवर्तन आता रहता है या घटती बढ़ती रहती है। तो इसका क्या सही उत्तर होता है? घटती या बढ़ती नहीं है ना। अगला देखिएगा, बुद्धि परीक्षण का प्रकार है व्यक्तिगत, अशाब्दिक, सामूहिक, उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त में से सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे तो बुद्धि लब्धि बालक के किस विकास का सूचक है? व्यक्तित्व का, शरीर का, या मानसिक का, या संवेगात्मक का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? मानसिक का। अगला प्रश्न है, बुद्धि के सामूहिक परीक्षण प्रायः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं? पेपर पेंसिल प्रकार का, मौखिक प्रकार का, प्रयोगात्मक प्रयोग का, उपयुक्त में से सभी। तो किस प्रकार का होता है? पेपर पेंसिल प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के बुद्धि परीक्षण व्यक्तियों के चयन व वर्गीकरण में उपयोगी होता है? तो व्यक्तिगत परीक्षण, सामूहिक परीक्षण, शाब्दिक परीक्षण, या अशाब्दिक परीक्षण, या सी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? जो है शाब्दिक परीक्षण होता है। अगला है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास 1977 में किस नाम से हुआ था? आर्मी बीटा, आर्मी गामा, आर्मी एल्फा, आर्मी ओमेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आर्मी एल्फा के नाम से। ठीक है, अगला है, आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण किस प्रकार की बुद्धि परीक्षण था? तो शाब्दिक था, चित्रात्मक था, संख्यात्मक था, अशाब्दिक था। तो किसका था ये? सही उत्तर क्या होगा? अशाब्दिक था। और सामूहिक बुद्धि परीक्षण 1917-18 में अमेरिका में किसने आरंभ किया था? तो थॉमसन ने, डीवी ने, टर्मन ने और स्टर्न ने। तो किसने किया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? टर्मन ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, बीने साइमन की बुद्धि परीक्षण विधि जो है कितने वर्ष के बालकों के लिए किया जाता है? 3 से 15, 20 से 25, 25 से 30, ये सभी। तो 3 से 15 साल के बच्चों के लिए किया जाता है। गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो द्विआयाम सिद्धांत, त्रिआयाम सिद्धांत, बहु आयाम सिद्धांत, या पदानुक्रमिक सिद्धांत। तो इस गिलफोर्ड ने किसका दिया था? त्रिआयाम सिद्धांत का दिया था, त्रिआयाम सिद्धांत का दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के कारक विश्लेषण के आधार पर बुद्धि सिद्धांत का विवेचन किया जाता है? बीने, थर्स्टन, स्पीयरमैन और प्याजे का। तो सही उत्तर क्या होगा? थर्स्टन के द्वारा विवेचन किया जाता है। ठीक है, अधिकांश मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि का विकास कब तक होता है? तो 12 वर्ष तक, 16 वर्ष तक, 40 वर्ष तक, या जीवन पर्यंत। तो अधिकतम कितना होता है? 16 वर्ष तक। ठीक है, और मनोवैज्ञानिक बीने के जो है, बीने साइमन जो थे, बीने
किस देश के थे? तो जर्मनी के थे, फ्रांस के थे, अमेरिका के, रूस के थे। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? बीने जो थे फ्रांस के थे। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ? 1880 में, 1885 में, 1905 में, 1910 में। तो कब हुआ था? 1905 में हुआ था, आपको याद रखना है। और बीने साइमन बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का है? तो वैयक्तिक शाब्दिक है, वैयक्तिक अशाब्दिक है, सामूहिक शाब्दिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये नंबर हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, वैयक्तिक जो है शाब्दिक है। अगला है बुद्धि एवं सृजनात्मकता में प्रायः किस प्रकार का यह संबंध पाया जाता है? विधेयात्मक का, निषेधात्मक का, शून्य का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? पॉजिटिव, विधेयतात्मक का पाया जाता है ना। किसके अनुसार सृजनात्मकता सामान्य बुद्धि है? तो प्याजे का, बर्गिंघम, बर्ड का, स्टर्न का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बर्ड का है। अगला देखेंगे बुद्धि को भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के प्रति समायोजन योग्यता के रूप में किसने जो है परिभाषित किया है? तो प्याजे ने, बर्टन ने, स्टर्न ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्याजे जी ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, बुद्धि मॉडल की संरचना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो गिलफोर्ड के द्वारा, प्याजे के द्वारा, स्पीयरमैन के द्वारा या स्टर्न के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। और निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का बुद्धि सिद्धांत विशेषतः विकासात्मक पक्ष से संबंधित होता है? तो प्याजे का, स्टर्न का, टर्मन का, गिलफोर्ड का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? प्याजे जी का। अब भारत में बाकर, मेहंदी तथा पारसी किस परीक्षण के कारण प्रसिद्ध हैं? तो बुद्धि के लिए, सृजनात्मकता के लिए, व्यक्तित्व के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सृजनात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। अगला है ब्लॉक डिजाइन टेस्ट किसने बनाया था? तो कोहलर ने, टर्मन ने, बीने ने, स्टर्न ने। तो किसने बनाया था? सही उत्तर क्या होगा हमारा? कोहलर ने बनाया था। अगला देखेंगे शिकागो टेस्ट संबंधित है तो शाब्दिक परीक्षण से, अशाब्दिक परीक्षण से, आ और बा दोनों से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अशाब्दिक परीक्षण से जो है संबंधित था। पास एलोंग टेस्ट किससे संबंधित है? तो एलेक्जेंडर्स से, या स्टर्न से, पीटरसन से, या साइमन से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? एलेक्जेंडर्स से इसका जो है संबंध है। ठीक है ना। अगला है डॉक्टर S.A. मोहिसन संबंधित है तो शाब्दिक बौद्धिक परीक्षण से, सृजनात्मक परीक्षण से, व्यक्तित्व परीक्षण से, या उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा शाब्दिक बौद्धिक परीक्षण से जो है संबंध है। टर्मन स्केल का नाम किसने रखा था? तो टर्मन ने रखा था, साइमन ने रखा था, या दोनों ने रखा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? टर्मन ने रखा था। ठीक है, अगला है व्यक्तिगत विभिन्नता है बौद्धिक का, शारीरिक का, व्यक्तिगत संबंधित, या उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का क्या है? उपयुक्त में से सभी। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता को ज्ञात करने की जो विधियां है ना, तो बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत इतिहास विधि, रुचि परीक्षण, या उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त में से सभी। अगला है शारीरिक रूप से व्यक्ति के बीच में जो विभिन्नता दिखाई देती है वह कहलाती है बाहरी विभिन्नता, आंतरिक विभिन्नता, व्यक्तित्व, या उपयुक्त में से सभी। तो क्या होता है? ये बाहरी विभिन्नता होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं, व्यक्तित्व विभिन्नता का मापन संभव है, व्यक्तित्व विभिन्नता सार्वभौमिक होती है, उपयुक्त में से सभी। तो ये उपयुक्त में से सभी जो कथन सही है। ठीक है, अगला है व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित विधि नहीं जाती है तो डाल्टन पद्धति, सामूहिक शिक्षण पद्धति, कॉन्डक्ट पद्धति, या प्रोजेक्ट विधि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सामूहिक शिक्षण पद्धति। ठीक है, अगला देखेंगे मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तित्व विभिन्नता का अंश है, उपयुक्त परिभाषा दी है। तो कर्ट लेविन ने, स्किनर ने, जेम्स ड्रेवर ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको देने वाले कौन थे? स्किनर थे। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक तो वंशानुक्रम, वातावरण, या A और B दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? A और B दोनों। अगला है देखेंगे मनोशारीरिक असमताओं को कहा जाता है व्यक्तित्व समायोजन, व्यक्ति की विभिन्नता, या अंतर। तो इससे क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है। अगला है और आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है ना, मानसिक विभेद के अंतर्गत नहीं आता है रुचि संबंधी भेद, योग्यता संबंधित भेद, स्वभावगत भेद, शारीरिक संरचना संबंधित भेद।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा, शारीरिक संरचना संबंधित भेद। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।